मेरा हार्दिक नमस्कार स्वीकार करिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आज इस ज्ञान संवर्धन और परिष्कार के इस सेशन में मैं आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। और हम लोगों की इस ब्रह्मास्त्र सीरीज़ में आज भी कुछ ऐसे चुनिंदा और कुछ ऐसे बेहतरीन और कुछ टेक्निकल प्रश्न हैं जो कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपके लिए परेशानी का कारण बने हैं। तो जल्दी से क्लास में आइए और आज के इस सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं बिना किसी भूमिका के। और अब आपके सामने देख रहे होंगे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है और क्वेश्चन आपका हड़प्पा सभ्यता से है और ये कह रहा है सोथी संस्कृति का संबंध किस स्थल से है। सोथी संस्कृति का संबंध किस स्थल से है, शायद आइडेंटिफाई कर पाएंगे आप लोग और रिप्लाई कर दीजिए। और जितनी जल्दी हो सके कॉपी और पेन में जो चीज़ें आपको नहीं मिले उसे नोट करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो देखिए, कालीबंगा है, आलमगीरपुर है, मोहनजोदड़ो है और दैमाबाद है। तो उम्मीद के मुताबिक मुझे लग रहा है सबने सही जवाब दिया होगा। सोथी संस्कृति का संबंध कालीबंगा से है। ये बात क्लियर हो रही है। अक्सर करके एक प्रश्न और आया है, मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। वो ये कहते हैं झूकर और झांगर संस्कृतियों का संबंध। झूकर और झांगर, जवाब देंगे क्या आप? झूकर और झांगर संस्कृतियाँ किस स्थल से संबंध रखती हैं बताएंगे। और वो स्थल है चन्हुदड़ो। क्लियर है? अक्सर पूछा गया है, तो झूकर और झांगर के लिए आप चन्हुदड़ो को याद रखिए। सोथी संस्कृति के लिए आप कालीबंगा को याद रखिए। एक स्थल है आलमगीरपुर, यमुना की सहायक नदी हिंडन के किनारे स्थित है, ये पता है आपको। और अक्सर करके इस तरह के प्रश्न भी आए हैं कि ये बताइए हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी छोर कौन सा है, पश्चिमी छोर कौन सा है। तो यहाँ पर आप इतना याद रखिए, आलमगीरपुर पूर्वी छोर है, पश्चिमी छोर आपको पता है सुतका गंडोर है, उत्तरी छोर आपको पता है और दक्षिणी छोर भी आपको पता है दैमाबाद। तो फिलहाल अब हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं और ये प्रश्न कह रहा है मौर्य काल में विदेशियों की देखभाल करने वाली समिति कौन सी थी। दूसरी, चौथी, तीसरी और पांचवी। बहुत सहूलियत से जवाब दीजिए और जल्दबाजी मत करिएगा। 6 समितियां हैं। मेगास्थनीज कहता है नगरों का प्रशासन 6 समितियों के द्वारा चलाया जाता है। तो पहले आप ये डिस्कस करिए कि विदेशियों की देखभाल कौन सी समिति करती थी। और अगर आप कुछ और चुन रहे हैं तो मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर सही जवाब है दूसरी समिति। यहाँ से जुड़े हुए कई प्रश्न हैं। पहला तो ये पूछते हैं कि वो नगरों का प्रशासन कितने सदस्यों के द्वारा चलाया जाता था। तो कुल सदस्य होते थे, मेगास्थनीज बताता है 30 लोग। इट मीन्स कि 6 समितियां हैं और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते हैं और समितियों की संख्या 6 है। तो इस प्रकार मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का जो नगर प्रशासन है वो 30 व्यक्तियों के द्वारा चलाया जाता है। ये बात भी क्लियर हो रही होगी आपको। और एग्रोनोमोई और एस्टेनोमोई, मुझे जवाब देंगे आप। एग्रोनोमोई कौन है बताइए। एग्रोनोमोई कौन है और एस्टेनोमोई कौन है। एग्रोनोमोई कौन है, मैंने पिछले लेक्चर्स में काफ़ी क्लियर कट आपसे डिस्कस किया है। तो कृपया अपनी मेमोरी पर जोर डालिए, अपनी मेमोरी पर जोर डालिए और मुझे जवाब दीजिए। बेहतर है इसका जवाब आप लोग दें तो ठीक रहेगा। और अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 है। ये थोड़ा सा आपके लिए टेक्निकल है। मराठी भक्ति काव्य में उपदेश रूपक के रूप में वर्गीकृत कविताओं को क्या कहा गया है। बहुत ध्यान से देखिएगा, वर्गीकृत कविताएं क्या कहलाती हैं। 4 ऑप्शन है, भारूड, अभंग, वचन शास्त्र या फिर पालना। भारूड, अभंग, वचन शास्त्र या फिर पालना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और गलत मत कर जाइएगा जल्दी में। अगर आपने अभंग जवाब दे दिया है
तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, और ये है भारूड। अब मामला ये है कि अभंग क्या है, तो ध्यान रखिएगा, मराठी जो संत हैं, महाराष्ट्र के जो संत हैं, उनके भजनों का संग्रह अभंग है, और जो उपदेशपरक और कविताएं हैं वो भारूड कहलाती हैं। जल्दबाजी में इस प्रश्न को गलत मत करिएगा। और एक बड़ी बात ये भी है कि आज अगर आप धैर्य से बैठेंगे तो देख पाएंगे मैक्सिमम प्रश्न वही हैं जो आपने मुझे भेजे हैं। ऐसे प्रश्नों को जरूर शामिल किया है जहां पर थोड़ा सा आपको डाउट हो जाता है। अब जैसे वहां पर भारूड के बजाय आपको जल्दी से अभंग याद आ जाएगा। अब थोड़ा यहाँ पे देखिएगा, ये दोनों प्रश्नों को मैंने साथ में रखा है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के निम्नलिखित सलाहकारों में वो सलाहकार कौन है जो स्थायी बंदोबस्त की प्रस्तावना का विरोध करता है? ध्यान रखिएगा, स्थायी बंदोबस्त की प्रस्तावना का विरोध करने वाले कॉर्नवालिस के सलाहकारों में कौन एक है जो स्थायी बंदोबस्त की प्रस्तावना का विरोध करता है? जॉन शोर, जेम्स ग्रांट, फिलिप फ्रांसिस या फिर चार्ल्स ग्रांट? जवाब देंगे। और अगर कहीं आप भूल से भी यहां पर जवाब जेम्स ग्रांट को दे रहे हैं तो गलत हो जाएगा। यहां पे जवाब है जॉन शोर। बड़ा क्लियर कट कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, स्थायी बंदोबस्त की प्रस्तावना का विरोध करते हैं जॉन शोर। क्लियर हो रहा है, कोई डाउट नहीं है। अगले प्रश्न पर जाएं, उसके पहले आप ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न यहां पर और है कि स्थायी बंदोबस्त की संकल्पना का जनक कौन है? स्थायी बंदोबस्त की संकल्पना का जनक कौन है? तो वो है फिलिप फ्रांसिस। ध्यान रखिएगा, स्थायी बंदोबस्त की संकल्पना के जनक कौन है? उनका नाम है फिलिप फ्रांसिस। क्लियर हो रहा होगा। ठीक वैसे ही जैसे कहते हैं सहायक संधि जो है, सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि की संकल्पना का जनक कौन है, मुझे बताइए। और अगर आप सहायक संधि की संकल्पना के जनक के लिए जल्दबाजी में वेलेजली को चुनते हैं तो गलत हो जाएगा। और इस संकल्पना को जन्म देने वाले, इस विचार को इम्प्लीमेंट करने वाले, इसकी शुरुआत करने वाले वो है डुप्ले, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले। ठीक हो रहा है। और एक प्रश्न मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ, आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता, पाश्चात्य शिक्षा का जन्मदाता भारत में कौन है? बहुत टेक्निकल प्रश्न है, नोट करिएगा, बार बार मैं आपसे कह रहा हूं, आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता भारत में या फिर पाश्चात्य शिक्षा का जन्मदाता कौन है? तो अगर आपने कहीं पर भूल से भी मैकाले का नाम चुना है तो गलत है, और चार्ल्स ग्रांट का नाम याद रखिएगा। आधुनिक शिक्षा या पाश्चात्य शिक्षा का जन्मदाता तो वो है चार्ल्स ग्रांट। बातें बहुत सारी हैं, बहुत सारे टेक्निकल प्रश्न आपसे डिस्कस करने हैं, और चूंकि स्क्रीन पर नंबर दिए होते हैं, आप अपने डाउट्स मेरे पास भेज दिया करिए और उसको हम लोग अपने इस क्लास में शामिल कर लेंगे। और अक्सर करके बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी हैं जो प्रश्न का नेचर ही गलत है। जैसे इस बात को ध्यान रखिएगा, किसी कमीशन में कोई प्रश्न पूछा गया और बाय द वे वो प्रश्न की जो संकल्पना है, जो वो पूछना चाह रहा है, वो कॉन्सेप्ट ही गलत है उसका। चारों विकल्पों में उसके उत्तर दिए हुए नहीं है। और अगर आप ऐसे प्रश्नों में उत्तर तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर आपके लिए दिक्कत होगी। और फिर बाद में कभी ऐसा भी होता है कि कमीशन ने उस प्रश्न को हटा दिया, अब आपको पता नहीं चलता कि वो कमीशन ने, अब पेपर में तो वो छपा हुआ है वो पेपर में प्रश्न, लेकिन अब कमीशन ने बाद में हटा दिया, आपको कैसे पता चलेगा? तो ऐसे भी प्रश्न हैं जो कहीं ना कहीं पर थोड़े से गलत हैं। तो ऐसे प्रश्नों की संख्या पूरे इतिहास में जो अब तक कमीशन में पूछे गए हैं बहुत रेयर है। 8-10 प्रश्न एंशिएंट में होंगे, 10-12 प्रश्न मेडवल में होंगे और थोड़े से संख्या ज़्यादा है मॉडर्न में। तो फिलहाल हम लोग लगभग सारे प्रश्नों को धीमे धीमे करके शामिल कर लेंगे।
और अब आप देखिए कि किस ब्रिटिश अफसर ने, बहुत ध्यान से देखिएगा ये प्रश्न क्या कह रहा है। अभी वो प्रस्तावना का विरोध करता है, कौन? और अब यहाँ पर देखिए वो कह रहे हैं कि जमींदारों के स्वामित्व संबंधी अधिकारों का विरोध कौन कर रहा है? जमींदारों के भूमि स्वामित्व के अधिकारों का विरोध करने वाले कौन हैं? जेम्स ग्रांट हैं, जॉन शोर हैं, फिलिप फ्रांसिस हैं या फिर चार्ल्स ग्रांट हैं? अब बताइए। तब यहां पर जवाब आएंगे जेम्स ग्रांट, माफी चाहता हूं, जेम्स ग्रांट। प्रस्तावना का विरोध कौन करता है स्थायी बंदोबस्त की? वो जॉन शोर हैं। जमींदारों के स्वामित्व संबंधी अधिकारों का विरोध कौन करते हैं? और उनका नाम है जेम्स ग्रांट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों प्रश्नों को इसीलिए साथ में रखा है। अधिकांश छात्रों को हमेशा कंफ्यूजन होता है, सरसरी निगाह से पढ़ने पर कभी गलती हो सकती है किसी से भी। तो अब देखिए ये सर्वाधिक विवादित प्रश्न है। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। इस मिसाल में हम हिंदुओं को मुसलमानों से, मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। कौन सी एक घटना से इस कथन का संबंध है? एंचिसन का ये कथन है। और किस एक घटना से संबंधित है? 57 का विद्रोह, चंपारण, खिलाफत और अगस्त क्रांति या भारत छोड़ो आंदोलन? मुझे जवाब दीजिए। और मुझे पक्का विश्वास है आज भी 90% छात्र जवाब देंगे खिलाफत आंदोलन, और ये जवाब है गलत। मैंने आपको बता दिया, स्पष्ट तौर पे बता दिया। आपके पास दिए गए जो भी हल प्रश्न पत्रों का जो सॉल्व है या फिर जो भी सोर्सेज हैं वो गलत हैं और 100% गलत हैं। आप पुरानी वाली बिपिन चंद्रा की एनसीईआरटी उठाइए और अब मुझे बताइए, एंचिसन 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश सेनापति हैं भाई, तो वो खिलाफत आंदोलन के बारे में कैसे लिख सकते हैं? एंचिसन 1857 के विद्रोह के समय हैं, वो खिलाफत आंदोलन के बारे में कैसे लिख सकते हैं? पहले तो आप मुझे ये बताइए। और बिपिन चंद्रा सर की पुरानी वाली एनसीईआरटी उठाइए, 1857 के विद्रोह का चैप्टर खोलिए और उसमें आपको ये प्रश्न एज इट इज मिलेगा, और इसमें जवाब है 1857 का विद्रोह। प्लीज पुनः ध्यान दीजिए, 1857 का विद्रोह। हिंदुओं को मुसलमानों से, मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, एंचिसन का कथन है, और बड़ा बड़ा मैंने लिखा है 1857 का विद्रोह। क्लियर हो रहा है? किसी भी दशा में कभी भी खिलाफत आंदोलन मत चुनिएगा। इज दैट क्लियर? एक प्रश्न और बताइए, चंपारण आंदोलन का विरोध किसने किया था? उनका नाम है एनजी रंगा। गांधी के चंपारण आंदोलन का विरोध करने वाले कौन है? उनका नाम है एनजी रंगा। आप सब अच्छे से नोट कर लिया इस प्रश्न को आपने? मैं जवाब चाहता हूं आप सबसे। बड़ी एक एक प्रश्न पे बड़ी सूक्ष्मता के साथ मैं चीज़ों को टटोल के और तब आपको डिलीवर करता हूं। बहुत ध्यान से नोट करिए। जो प्रश्नों के उत्तर आपको कहीं नहीं मिल रहे हैं, आप मुझे भेज दीजिए। अब देखिए, इस प्रश्न को लेकर के भी टेक्निकलिटी आएगी, ब्रह्म समाज को लेकर के भी दिक्कत आती है, और ब्रह्म समाज से जुड़े हुए सारे डाउट्स आज अभी क्लियर हो जाएंगे। वो कह रहे आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ध्यान रखिएगा। और अगर आप यहाँ पर केशव चंद्र सेन को चुन रहे हैं तो ये गलत है। और आपकी मैं नाम नहीं लूँगा उस किताब का, जो आप पढ़ रहे हैं मॉडर्न इंडिया की एक पुस्तक, उसमें कहीं पर थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ है। कहीं पर आदि ब्रह्म समाज के लिए उसमें केशव चंद्र सेन का नाम आता है। तो मेरा आपसे अनुरोध है, ये उल्टा दिया हुआ है उसमें। यहाँ पर आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर ही माने जाते हैं। एकदम क्लियर कट याद रखिएगा, आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक, जो विभाजन हुआ तो आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर हैं,
और अब 2 शाखाएं बन गई ना, और भारतीय ब्रह्म समाज के लिए अब आपके लिए आसान हो गया, और अब जवाब है केशव चंद्र सेन। जबकि किसी एक पुस्तक में ये बात उल्टी लिखी हुई है, उसमें ऐसे लिखा जाता है कि भारतीय ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर का है और केशव चंद्र सेन का आदि ब्रह्म समाज है। बिल्कुल गलत बात है। सीधा फंडा ये है, आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर और भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन। आपको बेहतर पता है बाकी चीज़ें, और भी यहाँ पर जुड़े हुए कई प्रश्न हैं, और फिर आगे विभाजन होता है फिर, और यहाँ पर फिर ध्यान रखिएगा साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। और अब ये तो निश्चित है कि ये 2 तो है नहीं, और यहाँ पर सही जवाब है शिवानाथ शास्त्री। इतने डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, इतने आराम से और धैर्य के साथ पढ़ा रहा हूँ। अब अगला प्रश्न भी थोड़ा और टेक्निकल है, और अब देखिएगा इसमें जवाब आप ही देंगे, मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ। राजा राम मोहन रॉय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसके हाथों में आ गया? राजा राम मोहन रॉय के इंग्लैंड जाने के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किनके हाथों में आ गया? देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, रामचंद्र विद्यावागीश या फिर शिवानाथ शास्त्री? रिप्लाई करिए, और फिर मैं बता रहा हूं, रिप्लाई करिए पहले। और अगर ज़्यादातर छात्रों ने देवेंद्रनाथ टैगोर को चुना है तो बिल्कुल गलत है, और ये जवाब है रामचंद्र विद्यावागीश। ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो अभी इंग्लैंड गए हैं, राजा राम मोहन रॉय। फिर उनकी वहीं पर डेथ हो जाएगी। फिर आपको पता है कि उनको ब्रिस्टल में उनकी समाधि है, उनको दफनाया गया जो भी है। तो राजा राम मोहन रॉय की समाधि ब्रिस्टल में है। ब्रिस्टल में 3 लोगों की समाधियां हैं, नाम बताएंगे क्या मुझे आप? इंग्लैंड ब्रिस्टल में 3 लोगों की समाधियां हैं। एक राजा राम मोहन रॉय हैं, राजा राम मोहन रॉय, दूसरे मदन लाल धींगरा हैं। क्लियर हो रहा है? और तीसरे, नाम बताइए, तीसरे कौन है? वो हमारे महान क्रांतिकारी सरदार ऊधम सिंह हैं। तो एक क्वेश्चन यहां पर ये भी बन गया कि ये बताइए ब्रिस्टल में कितने लोगों की समाधियां हैं? राजा राम मोहन रॉय हैं, मदन लाल धींगरा हैं, ऊधम सिंह हैं। और इंग्लैंड जाने के पश्चात जो ब्रह्म समाज का नेतृत्व है वो आया रामचंद्र विद्यावागीश के हाथों में। अब थोड़ा अगले प्रश्न पे नजर डालिए, फिर देखिए, फिर यही प्रश्न है। राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु के तुरंत पश्चात कुछ समय के लिए ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसके हाथों में आ गया? राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु की जब खबर आई तब यहाँ पर ब्रह्म समाज का नेतृत्व किनके हाथों में आया? देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, रामचंद्र विद्यावागीश या फिर द्वारिकानाथ टैगोर? तो अब ध्यान रखिएगा, अगर फिर आप यहाँ पर जवाब दे रहे हैं देवेंद्रनाथ टैगोर तो भी जवाब गलत है, और यहाँ पर जवाब है द्वारिकानाथ टैगोर। ध्यान रखिएगा। अब क्लियर हो रही हैं बातें? इसके बाद नेतृत्व आया है देवेंद्रनाथ टैगोर के हाथों में। तो अब इस प्रश्न को देखिए, सारे प्रश्न एक जगह लगा दिए हैं, इसीलिए गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसके हाथों में आया? तुरंत बाद तो द्वारिकानाथ टैगोर हैं, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि उन्होंने ब्रह्म समाज को पुनर्जीवित किया। और अब आपके पास जवाब है देवेंद्रनाथ टैगोर। क्लियर हो रही है बात? मुझे उम्मीद है यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके क्लियर हुए होंगे। छात्र अक्सर करके परेशान रहते हैं, कैसे देखें प्रश्न का नेचर क्या है, क्या उत्तर सही है। अब मैंने आपको एकदम क्लियर कट बता दिया, और अब आप इस प्रश्न को देखिए। ये भी बड़ा टेक्निकल प्रश्न है। निम्नलिखित कथन किसका है? आपने ही भेजा है।
आज के टेस्ट पेपर में 1, 2, 3 जो भी प्रश्न आपने भेजे विवादित, तो उससे जुड़े हुए मैंने सारे प्रश्नों को कलेक्शन में ले लिया। निम्नलिखित कथन किसका है? भारत हमारे साम्राज्य की धुरी है, मतलब केंद्र है। यदि ब्रिटिश साम्राज्य अपने अधिराज्य का कोई दूसरा हिस्सा गंवा भी देता है तो भी हम जीवित रह सकते हैं, परंतु यदि हमने भारत को खो दिया तो ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य हमेशा के लिए अस्त हो जाएगा। कौन कहता है मुझे बताइए? डलहौजी हैं, कर्जन हैं, एल्गिन द्वितीय हैं, या फिर विंस्टन चर्चिल हैं? डलहौजी, एल्गिन द्वितीय, विंस्टन चर्चिल या फिर लॉर्ड कर्जन? अब आप बताइए। और इसमें भी आपको विभिन्न उत्तर मिलते हैं। और फिर अगर आपने यहाँ पर विंस्टन चर्चिल को चुना है तो ये जवाब बिल्कुल गलत है, और यहाँ पर जवाब है लॉर्ड कर्जन। क्लियर हो रहा है? एल्गिन द्वितीय कहता है कि भारत को तलवार के बल पे जीता गया है और हम भारत को तलवार के बल पर ही जीवित रखेंगे, उसको शासन करेंगे। सही हो रहा है? डाउट क्लियर हुआ? और जो हमारे नए छात्र जुड़ रहे हैं उनके लिए ये सूचना है, विशेष सूचना है हमेशा की तरह, कि हमारी एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ चल रही है और इस टेस्ट सीरीज़ में आपको शामिल होने के लिए मैं आमंत्रण देता हूं। और प्रत्येक प्रश्न पत्र में 125 प्रश्न हैं जो इतिहास के तीनों खंडों में बराबर विभाजित हैं। सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने अपना नामांकन सुनिश्चित किया है और प्रश्न हमेशा टेक्निकल भी हैं, सरल भी हैं और आपकी बौद्धिकता के परख करने वाले प्रश्न हैं। एक भी प्रश्न आपके पेपर में निरर्थक नहीं है। जैसा कि मैंने देखा, और मेरे पास आपके बहुत सारे प्रश्न रोज आते हैं, अगर मेरे पास रोज 25 से 27 प्रश्न, कभी 30 प्रश्न, कभी 20 से 22 प्रश्न रोज आते हैं, तो उसमें ये मान के चलिए 50 से 60% प्रश्नों की संख्या, आधे से ज़्यादा प्रश्नों की संख्या जो भी है वो निरर्थक होती है। उनका जो नेचर होता है क्वेश्चन का, उसका आपकी परीक्षा, पीजीटी की परीक्षा प्रणाली से, टीजीटी की परीक्षा प्रणाली से कोई संबंध नहीं है। वो ऐसे कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, वो लग रहा है आप यूजीसी की तैयारी कर रहे हैं, वो आपको लग रहा है कि हायर कमीशन की तैयारी कर रहे हैं। आपको ये ध्यान देना है कि पीजीटी की परीक्षा पद्धति का नेचर बिल्कुल अलग है और उसमें केवल सूचनात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, और सूचनात्मक भी बहुत कठिन नहीं, क्योंकि जो बहुत कठिन है वो सभी छात्रों के लिए कठिन है। एक चीज़ जो मैंने हमेशा देखी है, 15 से 20 प्रश्न हर पेपर में आप सरल गलत करते हैं, सरल गलत करते हैं, दिमाग नहीं काम करता आपका। तो फिलहाल आप हमारी इस टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं और स्क्रीन पर दिए गए नंबरों से आप संपर्क करके आप मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी एक इतिहास की बुकलेट है, उस इतिहास की बुकलेट में 250 प्रश्न में गागर में सागर बनने की कोशिश की गई है। मेरी बात समझ रहे हैं? यानी उसमें एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न के तीनों खंडों को समाहित किया गया है और इस बुकलेट में आप इसको अपनी परीक्षा की तैयारी में, रिवीजन की प्रक्रिया में इस 250 पन्ने की बुकलेट को आप शामिल कर सकते हैं। इसमें वो हर महत्वपूर्ण टॉपिक बड़ी गंभीरता और बड़ी सूक्ष्मता के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कवर किया गया है। सैकड़ों की संख्या में, मैं हमेशा बताता रहा हूँ, आपकी क्लास से छात्रों ने अपना सिलेक्शन सुनिश्चित किया है। आप चाहें तो इस बुकलेट को स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग अब लौटते हैं अपनी आज के इस सेशन की अगली टेस्ट श्रृंखला की अगले प्रश्न पर। तो अब ध्यान देना होगा, ये क्या बात आ रही है, निम्नलिखित कथन किसका है। अब इसमें भी टेक्निकलिटी है, गलत उत्तर मिल रहे हैं। अहिंसा एक बुर्जुआ अवधारणा है। बहुत ध्यान से देखिए, अहिंसा एक बुर्जुआ अवधारणा है जिसका प्रयोग पूंजीपतियों और भूपतियों के हितों से मेल खाता है। इसका प्रयोग अंतिम संघर्ष को तिलांजलि देने एवं तात्कालिक संघर्ष को रोकने के लिए किया गया। ये कथन किसका है?
मुझे बताएंगे? और फिर से जवाब दें। और अगर फिर से आपने यहां पर सुभाष चंद्र बोस जी को चुना है तो ध्यान रखिएगा ये उत्तर भी गलत है और यहां पर सही जवाब है रजनी पाम दत्ता। यहां पर सही जवाब है रजनी पाम दत्ता। क्लियर हो रहा है? और रजनी पाम दत्ता की एक पुस्तक है गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट। एकदम सोर्स के साथ मैं बात कर रहा हूं आपसे। रजनी पाम दत्ता की ये पुस्तक है गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट और इस पुस्तक में उन्होंने इस कथन का प्रयोग किया। इस प्रश्न को देख सकते हैं आप, किसका संबंध मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से नहीं है। एक ऐसी पुस्तक है, एक ऐसा युग्म है जिसका संबंध मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से नहीं है। आप देखिए, इंडिया विंस फ्रीडम है या नहीं, तो बिल्कुल ठीक है, ये इनकी आत्मकथा है, तो बिल्कुल है इसका मतलब। गुब्बारे खातिर है या नहीं ये बताइए। अगर आपको नहीं पता गुब्बारे खातिर तो अस्वाबे बगावत हिंद। अब आपको ये पता है कि ये किसकी है, ये सैयद अहमद खान की है। सैयद अहमद, ये सैयद अहमद खान साहब की है। और इंडिया डिवाइडेड ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। अब बात ये आ रही है कि यहाँ पर आपको युग्मों को चुनना है, तो गुब्बारे खातिर का संबंध भी है। ये 3 बड़ी फेमस किताबें हैं, अगर आपको ये पता चल जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर विकल्प में 2 विकल्प ही चुनने हैं आपको, तो तदनुसार नहीं है। ध्यान रखिएगा, कहीं गलती से ऐसा ना हो जाए कि आपने चुन दिया 1 और 2। यहाँ पर सही जवाब है 3 और 4, यानी कि ये और ये पुस्तक दोनों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की नहीं है। मैं मौलाना साहब का एक समाचार पत्र है, नाम अगर आप बताएं तो बेहतर होगा, या फिर मैं बता दूं आपको। इनके 2 समाचार पत्र हैं, एक का नाम है अल हिलाल और दूसरे का नाम है अल बिलाग। बहुत सारे प्रश्न मिल गए आपको यहाँ से। प्रश्नों को पढ़िए, समझिए और जल्दबाजी में जवाब मत दीजिए। हो सकता है किसी छात्र ने जल्दबाजी में ये विकल्प चुन लिया हो कि इंडिया विंस फ्रीडम और गुब्बारे खातिर 1 और 2 है, जबकि प्रश्न पूछ रहा है नहीं है। अब इस प्रश्न को देखिए, इसमें मैंने कई प्रश्नों को समाहित किया है। वरकरी संप्रदाय और धरकरी संप्रदाय के प्रणेता संतों को क्रमशः चिन्हित करें। वरकरी और धरकरी संप्रदाय के प्रणेता संतों को क्रमशः चिन्हित करें। समर्थ गुरु रामदास, संत नामदेव, नामदेव दादू दयाल, रामदास निम्बार्क, नामदेव और समर्थ गुरु रामदास। बताइए, रिप्लाई कर सकते हैं? और बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, और यहाँ पर जवाब है संत नामदेव और समर्थ गुरु रामदास। क्लियर है? संत नामदेव का वरकरी संप्रदाय और धरकरी संप्रदाय, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु हैं समर्थ गुरु रामदास। क्लियर हो रहा है? और मुझे उम्मीद है आपने नोट किया होगा, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वरकरी संप्रदाय संत नामदेव, धरकरी संप्रदाय समर्थ गुरु रामदास। अब निम्बार्क सनक संप्रदाय बहुत जरूरी है। निम्बार्क का निम्बार्काचार्य का सनक संप्रदाय और दादू दयाल का निपक संप्रदाय। मैच दी फॉलोइंग में भी ये प्रश्न आए हैं, और अलग अलग सिंगल लाइनर क्वेश्चन भी यहां से आए हैं। तो मैंने इन 4 महत्वपूर्ण संप्रदायों को एक जगह कर दिया है। मुझे पता है कि इस क्लास का कोई विकल्प नहीं है, बड़ी विनम्रता से मैं कह रहा हूं, बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं, इस क्लास का कोई विकल्प नहीं है। देखन में चोटन लगे, घाव करे गंभीर वाले प्रश्न है, और ये प्रश्न हमेशा परीक्षा में गलत होते हैं। और किन्हें राजस्थान का कबीर कहा गया है? संत तुकाराम, दादू दयाल, रामदास या फिर वल्लभाचार्य। तो राजस्थान के कबीर कौन है? मुझे उम्मीद है आप कर पाएंगे, और उनका नाम है दादू दयाल। बहुत जरूरी बात है। वल्लभाचार्य को वैश्वा नरावतार कहा गया है, वैश्वा नरावतार।
अग्नि का अवतार, ध्यान रखिएगा ये हमेशा पूछा गया है। अग्नि के अवतार कौन है? तो वो हैं वल्लभाचार्य। इतना क्लियर कट। और आगे बढ़े और क्वेश्चन नंबर 18 के आगे जाइए और बेहतर है आप पहले इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पर भी कई सारे प्रश्न हैं। महाराष्ट्र के कबीर कौन है? संत तुकाराम है। महाराष्ट्र के कबीर कौन है? संत तुकाराम है। राजस्थान के कबीर कौन है? दादू दयाल हैं। महाराष्ट्र के तुलसीदास कौन है? एकनाथ हैं। असम के चैतन्य कौन है? शंकर देव हैं। ये प्रश्न अक्सर करके पूछा जाता है कि कामरूप असम में वैष्णव धर्म का प्रचार किसने किया? शंकर देव ने किया। क्लियर हो रहा है? स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा, नोट कर लीजिएगा और कई कई बार पढ़िएगा, क्योंकि ये प्रश्न कभी भी अब कहीं पर भी भविष्य में किसी भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले, भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी कौन है? नेल्सन मंडेला, खान अब्दुल गफ्फार खान, मुजीबुर रहमान या फिर मदर टेरेसा। तो अगर फिर जल्दबाजी में जवाब मत दीजिएगा। नेल्सन मंडेला को अगर आपने चुना है तो गलत है, और खान अब्दुल गफ्फार खान हैं, और ये वही बादशाह खान हैं जो बाद में विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए और इनको भारत रत्न का अवार्ड दिया गया। तो वो पहले विदेशी हैं, पाकिस्तानी हैं। यहाँ पर कुछ डिटेल हैं, आप इसको प्लीज़ देख लीजिएगा। गफ्फार खान ने आज़ादी के बाद पाकिस्तान की नागरिकता ले ली और उन्हें यह सम्मान 1987 में दिया गया। थोड़ा ये ध्यान रखिएगा, अगर कभी ये प्रश्न ऐसे भी आ जाए कि वो कब दिया गया उनको, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में ये दिया गया। ठीक है, अब बात है इसके बाद फिर नेल्सन मंडेला को भी दिया गया है भारत रत्न, ध्यान रखिएगा, लेकिन उसके पहले गफ्फार खान को दिया गया है। नेल्सन मंडेला भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर के पहले व्यक्ति थे जिन्हें यह सम्मान 1990 में दिया गया, ध्यान रखिएगा। तो मंडेला को भी मिला है, लेकिन वो 1990 में मिला है। इसके बाद देखिएगा, मदर टेरेसा को 1980 में यह सम्मान दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने भारत की नागरिकता ले ली थी। जिस समय उनको ये सम्मान मिला उस समय वो भारतीय नागरिक थी। क्लियर हो रही है बात? मदर टेरेसा ने जिस समय भारत रत्न का अवार्ड प्राप्त किया उस समय वो युगोस्लाविया की नहीं, भारत की नागरिक थी, और यह अब तक केवल 2 विदेशियों को मिला है, और वो हैं खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला। अगले प्रश्न को देखिए। पाकिस्तान का निर्माता इकबाल या जिन्ना नहीं अपितु लॉर्ड मिंटो था। पाकिस्तान का निर्माता इकबाल या जिन्ना नहीं अपितु लॉर्ड मिंटो था। ये कथन किसका है? अबुल कलाम आज़ाद हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, माउंटबेटन हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं। तो मुझे उम्मीद है कर पाएंगे। और यहाँ पर ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, और ये कथन उनकी पुस्तक इंडिया डिवाइडेड से है ना? ये कथन उनकी पुस्तक इंडिया डिवाइडेड से है। क्लियर हो रहा है? एक प्रश्न और आता है, मुझे याद आ रहा है कि वो नेहरू देशभक्त हैं और जिन्ना राजनीतिज्ञ हैं। ये कथन किसका है? आप बताइए। नेहरू देशभक्त हैं और जिन्ना राजनीतिज्ञ हैं, ये कथन किसका है? जवाब दीजिए। और ध्यान रखिएगा, ये कथन मोहम्मद इकबाल का है। किसी भी दशा में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को मत चुनिएगा, इकबाल का है। आपके पास ज़्यादातर सोर्सेज जो भी हैं उसमें आपको यही मिलेगा कि वो हल प्रश्न पत्र जो हैं गलत दिया हुआ है, कलाम नहीं इकबाल है। क्लियर? अगले प्रश्न पे जाए और अगले प्रश्न को देखिए। और फिर अगला टेक्निकल प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हें वैदिक सभ्यता के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि के रूप में अथवा वैदिक सभ्यता की धुरी के रूप में परिभाषित किया गया है? अंग एवं मगध, कुरु एवं पांचाल, मगध एवं मत्स्य या गांधार। अब बताइए, बहुत धैर्य से जवाब दीजिएगा। और मैं देख पा रहा हूं
फिर से गलती हो रही है और यहाँ पर सही जवाब है कुरु एवं पांचाल। आप ध्यान दीजिएगा, मगध को व्रात्यों का देश कहा गया है। कैसी बात कर रहे हैं आप। और ये सब आपके पास जो हल प्रश्न पत्रों में बिना किसी प्रामाणिकता के जो उत्तर दे दिए गए हैं वो गलत हैं। कुरु एवं पांचाल यहाँ पर सही उत्तर है। प्लीज़ इसको आप नोट कर लीजिएगा। वैदिक सभ्यता की धुरी, वैदिक सभ्यता के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कुरु एवं पांचाल। आज के इस सेशन में आपने लगभग 20 प्रश्न पत्रों के साथ जुड़े हुए हर प्रश्न पत्र में, हर पेपर में, हर प्रश्न में 3 से 4 प्रश्न और आपने हल किए। बहुत सारे रिमार्क्स मैंने आपको दिए ताकि आपको भविष्य में परीक्षा में गलती ना हो। बार बार पढ़िएगा। आज आपने लगभग 75 से 80 प्रश्न हल किए हैं। अगले सेशन में हम लोग शीघ्र ही मिलते हैं। इस सेशन को इतने धैर्य के साथ ज्वाइन करने के लिए मेरा हार्दिक धन्यवाद। मुझे विदा दें। नमस्कार।